बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा में वो एनिमल्स शामिल हैं जिनकी बॉडीज़ के ऊपर पोर मौजूद होते हैं। पोरीफेरा एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। पोरी का मतलब है पोर्स और फेरा का मतलब है टू बियर, मौजूद होना या प्रेजेंट होना। तो चूँकि इस फाइल में मौजूद तमाम एनिमल्स की बॉडी पे पोर होते हैं, इनकी बॉडी पोरस और सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको कॉमनली स्पंजेस भी कहा जाता है। स्पंजेस इनका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ये एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, इनकी लिविंग प्लेस क्या है। तो ये तमाम पोरीफेरा एक्वेटिक हैं, वाटर में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर है चाहे वो मैरीन वाटर है। स्पंजेस की टोटल 5000 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, यानी इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इन 5000 स्पीशीज़ में से 150 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और बाकी 4850 स्पीशीज़ मैरीन वाटर में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पंजेस की थोड़ी तादाद फ्रेश वाटर में रहती हैं और ज़्यादा बड़ी तादाद मैरीन वाटर में पाई जाती है। स्पंजेस के जनरल करैक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, यानी वो करैक्टरिस्टिक्स जो मजमूई तौर पे तमाम स्पंजेस पे अप्लाई होंगे। पहला इनका करैक्टर है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से पैराज़ुआ है। पैराज़ुआ का मतलब है सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। These are simple multicellular animals। हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन इनमें टिश्यूज़ और आर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं। इन एनिमल्स की बॉडी में आपको कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम्स नहीं मिलेंगे। सिमेट्री के लिहाज से बात करें तो ये एसिमेट्रिकल हैं, यानी इनकी कोई सिमेट्री नहीं है। इनकी बॉडी में ऑर्गन ही नहीं है, ऑर्गन्स की कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, इसलिए फिर इनकी कोई सिमेट्री नहीं है। पोरीफेरा या स्पंजेस के साइज़ की बात कर लें तो ये मैक्रोस्कोपिक हैं और मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि इनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। नेकेड आई के साथ इनको हम स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल इनके साइज़ की रेंज क्या है, चंद मिलीमीटर इनकी विड्थ होती है और इनकी लेंथ ये मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकती है, कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एंटार्क्टिका में एक स्पंज है स्कोलिमेस्ट्रा जुबेनाई।
कहा जाता है कि इसकी लेंथ 1 मीटर या उससे कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए हम इसको टॉलेस्ट या लार्जेस्ट स्पंज ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, स्कोलीमेस्ट्रा जुबेनाई। अब इन स्पंजेस की बॉडी वॉल और इनके ऊपर मौजूद पोर्स की बात कर लेते हैं। इन स्पंजेस की बॉडी के अंदर एक कैविटी है। इनके नाम के एतबार से ही इस कैविटी का नाम हमने क्या रखा है, स्पंजोसील। और याद रहे, इसको आप सिलोम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैविटी मेसोडर्म से नहीं बनी, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। सिंपल एक कैविटी बॉडी के अंदर, और उसी कैविटी के थ्रू इनकी बॉडी में पानी गर्दिश करता है। इस कैविटी का नाम है स्पंजोसील। अब इनकी बॉडी पे 2 किस्म के पोर्स होते हैं। जो स्मॉल डायमीटर के पोर्स हैं, इनको ऑस्टिया कहा जाता है। These are known as ऑस्टिया। और जो थोड़े बड़े साइज का पोर हैं, उनको ऑस्क्यूलम या इनको ऑस्क्यूला भी हम कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्पंजेस हैं जिनमें ऑस्क्यूलम की तादाद 1 से ज़्यादा है। तो ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम दोनों पोर्स ही हैं। फ़र्क क्या है, ऑस्टिया ऐसे पोर हैं जिनका डायमीटर स्मॉल है, और ऑस्क्यूलम या ऑस्क्यूला ऐसे पोर्स हैं जिनका डायमीटर लार्ज है। लेकिन एक और फ़र्क भी है कि इनका फंक्शन क्या है। तो ऑस्टिया के थ्रू वाटर स्पंजोसील कैविटी में एंटर होता है, ये वाटर, और ऑस्क्यूला के थ्रू बॉडी में से रिमूव होता है। तो इन दोनों पोर्स के डायमीटर के अलावा इनमें बड़ा डिफरेंस इनके फंक्शन का भी है। अब अगर इसी स्पंज को हम लॉन्गिट्यूडनल कट करें तो इसकी एनाटमी, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी जो बॉडी वॉल है उसकी स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। तो देखते हैं, ये हमारे पास वही स्पंज है, लेकिन ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। हम देख सकते हैं कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी में एंटर हो रहा है स्पंजोसील में, और ये कैविटी है स्पंजोसील। दिस इज स्पंजोसील। और ऑस्कुलम के थ्रू वाटर कैविटी में से बाहर जा रहा है, और ये है ऑस्टिया। ये अब ये जो इनकी बाउंड्री है, बॉडी वॉल, ऑस्कुलम से लेकर बेस तक कहीं से भी देखें तो ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल आपको नजर आएगी। अब ये 3 लेयर कौन सी हैं, पहले तो इनका सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। इस बॉडी वॉल में ये जो रेड कलर की लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर है इनकी बॉडी वॉल की, पिनेकोडर्म, दैट इज पिनेकोडर्म। और उसके नीचे जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे हैं,
ये लेयर है इसकी मेसोहाइल, ये जेली लाइक मटेरियल है, दैट इज मेसोहाइल। और फिर जो ग्रीन लेयर नज़र आ रही है, इस ग्रीन लेयर को हम क्वेनोडर्म का नाम देते हैं। इनर मोस्ट लेयर है या क्वेनोडर्म है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। ये ग्रीन कलर की लेयर है, दैट इज क्वेनोडर्म। अब इन तीनों लेयर पर मुश्तमिल इसको हम नाम देते हैं, दैट इज बॉडी वॉल ऑफ द स्पंज। तो कहीं से भी इसकी बॉडी का पीस लेकर माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको यही 3 लेयर मिलेंगी। आउटर मोस्ट लेयर पेनाकोडर्म है, उसके नीचे जेली लाइक मैटर है मेसोहाइल, और उसके नीचे फिर सेलुलर लेयर है क्वेनोडर्म। अब इन तीनों में से किस लेयर ने स्पंजोसील को सराउंड किया हुआ है? ये स्पंजोसील है, यहाँ पे ये कैविटी, तो ज़ाहिर इसको सराउंड किया हुआ ग्रीन लेयर ने, इसलिए हम इस क्वेनोडर्म को लाइनिंग ऑफ द स्पंजोसील भी कह सकते हैं कि इट इज़ द लाइनिंग ऑफ स्पंजोसील। अब इसको हम बॉडी वॉल को, ये जो पोर्शन है इसको अलग करके देखें तो बॉडी वॉल की अपनी एनाटॉमी क्या होगी, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये तो बॉडी वॉल में ये आउटर मोस्ट लेयर मैंने बताया, ये है पेनाकोडर्म, फर्स्ट लेयर। ये वही लेयर है जो सराउंडिंग वाटर के साथ टच कर रही होती है, पेनाकोडर्म। अब इसमें हर इंडिविजुअल सेल को पेनाकोसाइट कहा जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेनाकोसाइट, पेनाकोसाइट। और हर पेनाकोसाइट हम देख सकते हैं कि ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर वाले सेल हैं, और इन्हीं पेनाकोसाइट ने अरेंज होकर पूरे स्पंज की आउटर बाउंड्री बनाई है पेनाकोडर्म। अब कहीं कहीं पे ये पेनाकोडर्म ही अरेंज होकर पोर्स की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये पेनाकोडर्म ही है, पेनाकोसाइट ही है, ये रेड जो मैंने यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी ये रेड। अब ये जो पोर बना है ये ऑस्टियम है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री पे ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है, इन सेल्स को आप पोरोसाइट कहते हैं। साइट मीन सेल। तो ये एक्चुअली पेनाकोसाइट्स ने ही अरेंज होकर तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बना दी। तो इन सेल को आप पोरोसाइट कह रहे हैं, और जो ओपनिंग बना है, ओपनिंग को आप क्या नाम देंगे? ऑस्टियम, या इसी को आप नाम देंगे ऑस्टियरी। तो ये बात हो गई इनकी आउटर मोस्ट लेयर की। अब ये यहाँ पे जो पोरोसाइट्स हैं, पेनाकोसाइट यानी ये कंट्रैक्टाइल हैं, इनके कंट्रैक्ट लेक्स करने से, इनकी शेप चेंज होने से ये ऑस्टियम बंद भी हो सकता है, ऑस्टियम खुल भी सकता है। ओके, पेनाकोडर्म के नीचे ये ब्लैक डॉट्स पर मुश्तमिल ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, इसे हम मेसोहाइल का नाम देते हैं, दैट इज जेली लाइक मैटर, दिस वन, ये ब्लैक डॉट्स मेसोहाइल, ये मेसोहाइल है। अब ये नॉन सेलुलर लेयर नहीं है, जेली लाइक मैटर है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इर्रेगुलर शेप सेल नज़र आ रहे होंगे। दीज आर अमीबोसाइट्स, मल्टी फंक्शनल सेल्स हैं,
आगे मज़ीद डिटेल में इनका जिक्र आएगा। फ़िलहाल इनका नाम याद रखें, अमीबाइड सेल। एक तो ये अमीबा की तरह इर्रेगुलर शेप के सेल होते हैं, दूसरा ये इस जेली लाइक मैटर के अंदर मूव भी कर सकते हैं। अमीबाइड सेल के पास ही ये कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर भी हमें मिलेंगी। ये स्पीक्यूल्स, कई लोग इसको स्पाइक्यूल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, स्पीक्यूल्स। ये मीज़ोहाइल में मौजूद नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं। अब ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर फर्दर ये कैल्शियम की भी बनी हो सकती हैं और सिलिका की भी बनी हो सकती हैं। ये स्पंजेस की स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है, ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इसमें वैरायटी होगी। इधर मेड अप ऑफ कैल्शियम और मेड अप ऑफ सिलिका। दूसरा ये जो स्पीक्यूल्स हैं ये सिंगल नीडल लाइक हो सकते हैं। फिर ये ट्राई रेडिएट, ये ट्रायंगल फॉर्म में भी हो सकते हैं और टेट्रा फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो फिर ये स्पीक्यूल्स की आगे शेप भी वेरिएबल है। तो अगर ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर स्पीक्यूल्स, इनकी केमिकल कंपोजिशन वेरिएबल है, तो साथ साथ इनकी शेप, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी थिकनेस भी वेरिएबल है। और यहाँ पे कुछ आपको प्रोटीन फाइबर भी मिलेंगे। स्पंजन फाइबर मीज़ोहाइल के अंदर ही यहाँ पे स्पंजन फाइबर्स भी हैं। और ये स्पंजन फाइबर दरअसल एक प्रोटीन के बने हुए हैं, एंड दैट प्रोटीन इज़ द कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन वही प्रोटीन है जो हमारी बोन्स और हमारी कार्टिलेज में भी मौजूद होती है। अब ये स्पीक्यूल और स्पंजन फाइबर, इन दोनों को कोलेक्टिवली, ये दोनों कोलेक्टिवली स्पंजेस का स्केलेटन कहलाते हैं। ये स्पंजेस की बॉडी को इरेक्ट फॉर्म में मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं। अदरवाइज़ आप ये सोचें कि स्पंज अगर पानी के अंदर मौजूद हैं, पानी के अंदर गहराई में किसी चट्टान पत्थर के ऊपर जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अटैच हैं, तो जो पानी गुज़र रहा है उसकी फोर्स के साथ इनको बेंड हो जाना चाहिए, इनमें झुकाव पैदा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इनकी बॉडी में कोई तो ऐसी चीज़ है जो इनको इरेक्ट हालत में इनको कायम दायम रखे हुए है, तो वो इनका स्केलेटन है जो स्पीक्यूल और स्पंजन फाइबर की फॉर्म में मौजूद है। तो पहली लेयर पेनाइकोडर्म होगी, उसके नीचे मीज़ोहाइल और उसकी फर्दर कंपोजिशन का भी हमने जिक्र कर दिया। अब ये जो ग्रीन लेयर है, इस पूरी ग्रीन लेयर को हम नाम देते हैं दैट इज़ कोएनोडर्म। दैट इज़ कोएनोडर्म, इनर मोस्ट लेयर है। अब इसमें ये जो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, इन फ्लैजिलेटेड फ्लैजेला वाले सेल्स, इन सेल्स का स्पेसिफिक नेम है कोएनोसाइट। अब कोएनोसाइट को ही हम कॉलर सेल का नाम भी देते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। अब इनको कॉलर सेल्स क्यों कहा जाता है, तो अब इनके अलग से अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअली ये सेल तो खुद ये है, हर सेल की तरह इसका न्यूक्लियस भी है, यकीनन इसका साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक सेल की तरह इसमें वो तमाम ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे ये टॉप पे सेल के ये एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर भी होगी ये, और ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी है। ये
ये है इनका कॉलर, और इस कॉलर ने सराउंड किया हुआ है इनके फ्लैजेलम को। मैं इसको रेड कलर में शो करता हूँ। तो ये फ्लैजेलम है ये, और फ्लैजेलम का मैक्सिमम एरिया ये एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है। इस शीथ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? कॉलर, क्वेनो या कॉलर। इसी क्वेनो या कॉलर की मौजूदगी की वजह से पूरे सेल का नाम ही हमने क्या रख दिया? क्वेनोसाइट। अब ये एक्चुअली जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं कॉलर, ये एक्चुअली माइक्रोवेलाई स्ट्रक्चर्स हैं, और इन माइक्रोवेलाई को फर्दर आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पे हॉरिजेंटल में ये ऐसे माइक्रोफिलामेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो ये कॉलर मजमूई तौर पे ये एक फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जब ये इन्होंने फूड इंजेस्ट करनी है स्पंजेस ने, तो उसमें एक कॉलर सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको भी हम मज़ीद थोड़ी देर के बाद डिस्कस भी करेंगे। तो ये स्पंजेस की बॉडी वॉल है। तो इसकी बॉडी में कहीं से भी एक पार्ट लेकर उसको आप देखें तो इसकी बॉडी वॉल की कंपोजिशन यही है। 3 लेयर्स हैं, पेनिकोडर्म, मेसोहाइल और क्वेनोडर्म। अब हम स्पंजेस के और करैक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। बॉडी वॉल और पोर्स का तो हमने जिक्र कर दिया। अब हम इनकी फीडिंग की तरफ जाते हैं कि ये अपनी फूड किस तरह से लेते हैं। हाउ स्पंजेस गेट देयर फूड, यानी अब हम स्पंजेस की न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि ये अपनी फूड किस तरह से लेते हैं। कि ये भी देखते हैं जी, स्पंजेस की न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो पहले तो न्यूट्रिशन में हमें ये बताना होगा कि स्पंजेस की फूड क्या होती है। तो इनकी फूड जो है वो आप समझ लें कि प्रीडेटरी हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार भी करते, नो डाउट। उनका खुद पीछा तो नहीं करते, वेट करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म पानी के ज़रिए इनकी बॉडी में दाखिल हो। तो प्रीडेटरी भी हैं। अगर प्रीडेटरी है तो किन का ये शिकार करते हैं? तो इसमें ये जू प्लैंकटन का भी शिकार कर सकते हैं, उनको भी एज फूड यूज़ करते हैं। यानी पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, क्रस्टेशियंस हैं, तो उनको भी एज ये फूड यूज़ कर लेते हैं। और पानी के अंदर ही माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक जैसे यूग्लिना, वॉलवॉक्स वगैरह, तो इनको भी ये एज फूड यूज़ कर सकते हैं। तो ये फूड जो इनकी जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन, ये इनकी मेजर फूड नहीं है, ये इनकी फूड का 20% पोर्शन है। 20% मैक्सिमम ये फूड अपनी लेते हैं डेट्राइटस। 80% इनकी फूड ये कंसिस्ट करती है डेट्राइटस मटेरियल पे। अब डेट्राइटस मटेरियल क्या है कि पानी के अंदर जब डेड बॉडीज़ की डीकम्पोजिशन होती है तो उससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट पैदा होता है डेड बॉडी की डीकम्पोजिशन से, उसको हम डेट्राइटस कहते हैं, और ये डेट्राइटस को भी फीड करते हैं, तो इसलिए डेट्राइटिवोर भी हैं। तो ये डेट्राइटस इनकी फूड का 80% पार्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि स्पंजेस की फूड मोस्टली डेट्राइटस पर ही मुश्तमिल होती है। अब ये फूड कैप्चर कैसे करते हैं? वो चाहे वो जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, डेट्राइटस है, कोई भी है, तो ये अपनी फूड को कैप्चर कैसे करते हैं? तो उसके लिए दोबारा हम इनकी बॉडी वॉल का एक छोटा सा पोर्शन ड्रा करके देखते हैं। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। ये पेनिकोडर्म है। क्विकली हम इसको
ख़त्म करते ही पेनिकोडर्म, और यहाँ पे पेनिकोडर्म में ये हम ऑस्टिया शो कर देते हैं ये, और यहाँ पे इनकी मेसोहाइल है ये, दिस वन मेसोहाइल ये, और यहाँ पे फिर इनकी वो लेयर है क्वेनोडर्म ये, हियर इज देयर क्वेनोडर्म। तो इसमें भी हम सिर्फ एक ही सेल शो कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो। ज़रा जो एक सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा तो बाकी सेल भी वही फंक्शन परफॉर्म करें। इनका फ्लैजेलम, इनका न्यूक्लियस है ये। पहला मरहला क्या होगा कि वाटर जब इनकी बॉडी में एंटर होता है, वाटर, तो इस वाटर में इनके फूड पार्टिकल भी हैं लार्ज पीस की शक्ल में, ये इनकी फूड भी है वाटर के अंदर। तो जब ये वाटर ऑस्टियम के ज़रिए या ऑस्टिया के ज़रिए ये स्पंजोसील में एंटर होते हैं ये, तो साथ फूड भी स्पंजोसील के अंदर एंटर होती है। ये फूड इनकी कैविटी में आ गई, स्पंजोसील में आ गई। अब ये जो फ्लैजेलम है ये बीट कर रहा है, तो ये पुलिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो ये फूड कॉलर में से होती हुई ये फूड एंटर हो जाती है क्वेनोसाइट सेल के अंदर, और ये वैक्यूल की शक्ल में, इसको हम फूड वैक्यूल का नाम देंगे। अब इस फूड वैक्यूल के ऊपर लाइसोसोम आकर अटैच होते हैं, जिनको मैं रेड कलर में मेंशन कर रहा हूँ। ये लाइसोसोम अटैच होंगे और लाइसोसोमल एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर पड़ी फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। बाद में फूड वैक्यूल ख़त्म हो जाएगा और ये डाइजेस्टेड फूड है। अब ये डाइजेस्टेड फूड पीछे मेसोहाइल में डिफ्यूजन के ज़रिए पेनिट्रेट कर जाती है, और यहाँ से फिर ये फूड अमीबाइड सेल में अब्जॉर्ब हो जाती है, और अमीबाइड सेल मूव करते हैं पूरी मेसोहाइल में, पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ से गुजरते अमीबाइड सेल वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और इन्हीं अमीबाइड सेल में से डाइजेस्टेड फूड पीछे पेनिकोडर्म या पेनिकोसाइट्स को भी मिल जाती है। तो ये प्रोसेस है इनका न्यूट्रिशन का। अब अगर हम स्पंजेस की ओवरऑल इनकी लोकोमोशन की बात कर लें कि क्या ये अपनी जगह चेंज करते हैं या नहीं, तो इसमें स्पंजेस की लाइफ में दो स्टेजेस आती हैं। एक इनकी अडल्ट स्टेज है और एक इनकी लार्वल या इमेच्योर स्टेज है। तो जब तक ये लार्वल फॉर्म में होते हैं, इमेच्योर स्टेज पे होते हैं, तो इनके लार्वा अपनी जगह चेंज करते हैं। इनको हम मोटाइल कह सकते हैं। और जब ये अडल्ट होते हैं तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करते, तो इनको सिसाइल कहा जाता है। तो इसमें फिर वैरायटी ज़ाहिर है, जब वो लार्वल फॉर्म में मैच्योर स्टेज में तो मोटाइल हैं, जब अडल्ट स्टेज पे हैं तो फिर ये सिसाइल हैं। अब इनका नर्वस सिस्टम वेल नोन नहीं है और वाज़े तौर पे अंदाज़ा नहीं है कि इनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। नर्वस सिस्टम वेल अंडरस्टूड नहीं है ये, लेकिन एक बात तो तय है कि इनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है। इनकी बॉडी के मैक्सिमम फंक्शन के वाटर सर्कुलेशन पर डिपेंड करते हैं कि वाटर इनकी बॉडी में एंटर होता है, स्पंजोसील में सर्कुलेट करके आस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, और इसी वाटर सर्कुलेशन के साथ साथ ये अपनी गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं, यानी ब्रीथिंग भी करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन भी हासिल करते हैं, वेस्ट भी बॉडी में से रिमूव किए जाते हैं, एक्सक्रीशन भी की जाती है,
और इस वाटर सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से कंट्रोल किया जाता है। देखा गया है कि दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वाटर की सर्कुलेशन स्पीड अप हो जाती है और दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये वाटर सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब है कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है जो ये सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इवन कि इनके ऑस्टिया कभी खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसके लिए नर्वस सिस्टम क्या है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। और ये कंफर्म है कि इनमें रिसेप्टर्स मौजूद हैं और वो इन रिसेप्टर की मदद से मुख्तलिफ स्टिमुलाई को डिटेक्ट भी करते हैं और रिस्पांस भी देते हैं। लेकिन उस रिस्पांस का मैकेनिज़्म क्या है वो ज़ाहिर जब तक हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिटेल नहीं आएगी तो हम उसको क्लियर कट नहीं बता सकते कि इसके रिस्पांस का मैकेनिज़्म क्या है। उसके बाद स्केलेटन की बात, तो स्केलेटन वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनका स्केलेटन किस तरह का होता है। अब इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पंजेस अपनी नस्ल कैसे आगे चलाते हैं, अपनी ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात हो जाए। अब रिप्रोडक्शन के हवाले से देखा जाए तो इनमें बगैर गैमीट्स की भी रिप्रोडक्शन है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। पहले हम इसी का जायज़ा ले लेते हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है स्पंजस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस वन, इसके लिए आप जायज़ा लीजिए कि ये एक स्पंज है ये, और ये इसकी बॉडी वॉल है, ये इसकी बॉडी वॉल है। इसमें यकीनन वही लेयर जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो इसकी बॉडी वॉल में यहाँ पे मैं कोई स्ट्रक्चर बड लाइक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। इस बड लाइक स्ट्रक्चर को, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस बड लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज गैम्यूल, और ये बॉडी वॉल में बनता है मिडल लेयर में जिसको मीज़ोहाइल का नाम देते हैं। चूँकि ये बॉडी वॉल के अंदर छुपा होता है, बड लाइक है, तो इसको इंटरनल बड भी कहा जाता है। दैट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल बड। अब अगर आप इस गैम्यूल की बात करें तो इसको बहुत हद तक आप रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो अगर हम गैम्यूल की यहाँ से निकाल के डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो गैम्यूल कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये काफ़ी थिक लेयर होती है गैम्यूल की। ये रेड कलर में जो मैं शो कर रहा हूँ ये गैम्यूल की आउटर मोस्ट लेयर है, दिस वन। अब ये आउटर मोस्ट लेयर जो है ये फर्दर स्पंजन फाइबर और स्पाइक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ इनको आप स्पंजन फाइबर और स्पाइक्यूल्स समझ लीजिए। और फिर इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल पैक होगा और यहाँ पे अमीबाइड सेल का बहुत बड़ा एक मैस, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पैक होती है। और ये अमीबाइड सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यानी दे कैन गिव राइज एनी सेल ऑफ द स्पंज। ये और यहाँ पे ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिलहाल ओपनिंग लेकिन ब्लॉक्ड है, इसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। दैट इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये स्ट्रक्चर है जी गैम्यूल। तो ये मैस ऑफ अमीबाइड सेल है, अमीबाइड सेल। और ये सारी जो रेड बाउंड्री नज़र आ रही है ये इसका रेजिस्टेंट कैप्सूल है, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब ये गैम्यूल जो है ये ओवरऑल इसका जो साइज़ होता है वो राउंड अबाउट 0.9 मिलीमीटर के करीब होता है, छोटी स्ट्रक्चर है। अब जब विंटर कंडीशन में ख़ास तौर पे ये पेरेंट की डेथ हो जाती है, बॉडी वार रप्चर हो जाती है,
तो गैम्यूल यहाँ से आज़ाद होकर पानी में आ जाते हैं और फिर गैम्यूल से नया स्पंज डेवलप होता है। तो इस मेथड में देखें कहीं पे गैमीट्स नहीं बने, कहीं पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पंजेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि अब ये स्पंजेस जो हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं तो यकीनन गैमीट्स भी बने होंगे, फर्टिलाइजेशन भी हुई होगी, जाइगोट भी बनेगा, एम्ब्रियो भी बनेगा। तो लेकिन इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। मैकेनिज़्म इसका क्या होगा, मोस्टली स्पंजेस जो हैं ये हर्माफ्रोडाइट हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट, और इसके लिए मैंने साइन यूज़ किया है ये वाला। इसका मतलब है एट ए टाइम एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमीट स्पर्म भी प्रोड्यूस होते हैं और इसी बॉडी के अंदर एक ही बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एग भी प्रोड्यूस हो रहा है। बोथ गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल। इसे हम इसको हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही बॉडी में स्पर्म और एग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यही स्पर्म अब इसी बॉडी के एग को फर्टिलाइज करे, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगी क्योंकि उससे जेनेटिक वैरायटी नहीं आएगी। तो फिर तरीकाकार क्या होता है कि अमूमन स्पर्म्स को थोड़ा पहले डेवलप किया जाता है, और जब स्पर्म थोड़ा पहले डेवलप हो जाते हैं एग की निस्बत, तो इस कंडीशन को प्रोट एंड्रिस या प्रोट एंड्री कहा जाता है कि मेल गैमीट डेवलप फर्स्ट। ये पहले मेल गैमीट डेवलप होते हैं ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन का चांस ना रहे। अब ये कहाँ पे मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, ये अगेन हम स्पंज की बॉडी वॉल को ही लेके चलते हैं। बॉडी वॉल ये पिनेकोडर्म है स्पंजेस की बॉडी की, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। ये पिनेकोडर्म, दिस वन, और यहाँ पे है मीज़ोहाइल। यहाँ तक इसको मीज़ोहाइल हम समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया हम, ताकि क्लियर कट ये सारा मैकेनिज्म हम समझ सकें। ये दिस वन, ये है जी मीज़ोहाइल, ये मिडल एयर। और अगेन फिर आगे है क्वेनोडर्म। देखो क्वेनोडर्म जो है इसका भी हम सिर्फ थोड़ा पोर्शन ही शो करेंगे। तो ये आप ये समझिए, ये क्वेनोडर्म है सेल, और इधर भी एक क्वेनोडर्म है कॉलर समेत है, ये फ्लेजर, ये। अब ये एक स्पंज है। अब पहले देखिए एग कैसे प्रोड्यूस होता है। ये जो क्वेनोसाइट है, इनमें से कोई क्वेनोसाइट, इसका कॉलर ख़त्म हो जाता है, इसका फ्लेजेलम ख़त्म हो जाता है, इसमें मियोसिस होती है, और यही क्वेनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है फीमेल गैमीट या एग में, और ये मीज़ोहाइल में जाकर स्टोर हो जाता है, हैप्लॉइड एग बने। अगेन कोई क्वेनोसाइट, उसका कॉलर फ्लेजेलम ख़त्म हो जाता है, इसमें मियोसिस होती है और एग बनता है, और एग मीज़ोहाइल में मौजूद रहता है, ये बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह दूसरे स्पंज में से स्पर्म डेवलप हुआ है, और वो स्पर्म ऑस्टिया के थ्रू इस स्पंज की स्पंजोसील में एंटर हो गया। ये स्पर्म, मेल गैमीट या स्पर्म, ये किसी और स्पंज का है,
ये स्पंजोसील में आ गया। अब इस स्पर्म को ये क्वेनोसाइट ये एनगल्फ करेंगे, स्पर्म क्वेनोसाइट में एंटर हो जाएंगे। अब ये जिस क्वेनोसाइट ने स्पर्म को टेकअप किया है, इसका कॉलर फ्लैजेलम भी ख़त्म हो जाएगा और ये अमीबाइड सेल बन जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये जब अमीबाइड सेल बन जाएगा तो ये मीज़ोहाइल में आ जाएगा और इसने अपने साथ अटैच किया हुआ है स्पर्म को। अब स्पर्म का फ्लैजेलम भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये अमीबाइड सेल मूव करेगा टूवर्ड एग। यहाँ पे जाकर अमीबाइड सेल सेपरेट हो जाएगा, अमीबाइड सेल अगेन सेपरेटेड, जबकि जो स्पर्म होगा वो इस एग को जाके फर्टिलाइज कर देगा। ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा। अब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा ये, और जाइगोट में फ्रीक्वेंटली माइटोसिस होगी, एम्ब्रियो बनेगा ये, और एम्ब्रियो से इनका लार्वा बनेगा। ये इनका इमेच्योर स्टेज बनेगी लार्वा। अब ये लार्वा अगेन बॉडी वॉल से स्पंजोसील में आ जाएगा और फिर आस्कुलम के थ्रू ये बॉडी के अंदर वाटर में आ जाएगा। अब इनका लार्वा कैसा होता है इमेच्योर स्टेज, इसमें फिर वैरायटी है। कुछ स्पंजेस ऐसे होते हैं कि उनका लार्वा इस टाइप का होता है, ये इस तरह का पेरन काइमा लार्वा इसको कहा जाता है। आउटर सरफेस पे ये जो मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं लार्वा के। तो हमने पहले बताया था कि लार्वा इनका मोटाइल है और अंदर सेंटर में जो सेल होंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। तो इनको पेरन काइम्यूला लार्वा का नाम दिया जाता है, पेरन काइम्यूला लार्वा। कुछ स्पंजेस में इस तरह का लार्वा बनता है पेरन काइम्यूला, और बाद में एक चेंज आती है कि इन्वर्जन हो जाती है, सेल अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। पोजीशन इस तरह से चेंज होगी, पोजीशन इस तरह से चेंज होगी कि अब जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे और यही एक्चुअली बन जाएंगे पिनेकोसाइट्स या पिनेकोडम बन जाएगी बाद में, और फ्लैजिलेटेड सेल ये अंदर चले जाएंगे और ये बाद में क्वेनोडम बन जाएंगे। कुछ स्पंजों में इससे भी डिफरेंट सिचुएशन है, और वो डिफरेंट सिचुएशन क्या है उसको देख लेते हैं जी। लार्वा बनेगा एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में क्या होता है, इस लार्वा में भी दो किस्म के सेल होते हैं। ये जो टॉप है इस पे नॉन फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, और जो लोअर एंड होता है इसका, लोअर एंड यहाँ पे जो सेल होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये और ये कैविटी होती है ब्लास्टोसील। इस तरह के लार्वा को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। ये इसमें भी बाद में इन्वर्जन का प्रोसेस होगा। इन्वर्जन का प्रोसेस जब होगा तो अब ये सिचुएशन इस तरह से हो जाएगी, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब ये नॉन फ्लैजिलेटेड सेल
ये ग्रो ज़्यादा कर जाएंगे और ये हर तरफ से आउटर लेयर बना देंगे। ये ब्लैक कलर में मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे के सारे नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। दीज आर द नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स। जबकि फ्लैजिलेटेड सेल जो होंगे वो इंटीरियर सरफेस पे चले जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, इन्वर्जन या इन्वेजिनेशन, और ये इनके फ्लैजेला, ये बन जाएगी मुस्तकबिल में जाके क्वेनोसाइट या क्वेनोडम बन जाएगी, और ये जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल हैं ये पेनेकोडम बन जाएगी। तो ये इनकी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब स्पंजेस जो हैं इनकी कुछ अहम एग्जाम्पल्स की भी बात कर लें कि कौन कौन से स्पंजेस जो हैं ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, जो ज़्यादा कॉमन है उनकी बात कर लेते हैं। तो कॉमन स्पंजेस में हमारे पास एक बड़ी अहम एग्जाम्पल है साइकॉन, दैट इज़ साइकॉन। अब इस स्पंज का अहम करैक्टर ये है कि ये आपको सिर्फ टिपिकली ख़ास तौर पे आपको सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, मैरीन वाटर में। ये इसकी समझ लें पहचान है, टिपिकली आपको मैरीन वाटर में ही मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है स्पंज की, दैट इज़ ल्यूकोसिलीनिया। ल्यूकोसिलीनिया। इस स्पंज की ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल सीधी नालियों जैसी चीज़ों से मिलके बने, इरेक्ट ट्यूब्यूल्स। इसकी बॉडी को देखें तो ये एक ऐसे लगता है जैसे धागों की एक जाली सी बनी हुई है, इस तरह का नज़र आता है। और फिर है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला नरम नाजुक सा खूबसूरत सा एक स्पंज है और ये गुलदान जैसा नज़र आता है, इसलिए इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट। उसके बाद है स्पंजीला। स्पंजीला की अगर आप बात करें तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये आपको सिर्फ फ्रेश वाटर में ही मिलेगा, फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब हम स्पंजेस जो पढ़ रहे हैं ये इंसानों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं, ये हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, तो अब हम इनकी इम्पोर्टेंस का भी जिक्र कर लेते हैं। शॉर्ट सा जिक्र करेंगे इनका जी कि स्पंजेस हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। अब ख़ास तौर पे वो स्पंजेस जिनमें स्पंजन फाइबर पाए जाते हैं, सिर्फ स्पंजन फाइबर, उनमें स्पाइक्यूल्स नहीं होते, तो उनको बाथ स्पंज कहा जाता है। उनको ड्राई करके किल करके तो वॉशिंग बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको बाथ स्पंज कहा जाता है। और उसके अलावा इनको साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल, क्योंकि ये साउंड वेव्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब कभी साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनानी हो तो दीवारों के अंदर इन स्पंजेस की एक लेयर लगा दी जाती है। अब कोई आवाज़ इस बिल्डिंग के अंदर बाहर नहीं आती जाती, ख़ासतौर पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल सड़क के किनारे होते हैं, रश वाली जगहों पे होते हैं, और उनको अगर आप साउंड प्रूफ बनाना चाहते हैं तो उनकी दीवारों में इन स्पंजेस को यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरह इनको सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब सर्जरी होती है
तो उसके दौरान ब्लीडिंग होती है, उस ब्लड को या ज़ख्मों से जो वो पस निकलती है या कोई और वेस्ट मटेरियल, कोई और फ्लूइड खारिज होता है, तो उसको ऑब्ज़र्व करवाने के लिए स्पंजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट्स ऑल अबाउट फाइलम पोरिफेरा।